19वीं शती के प्रथम दशक का वर्ष 1809 विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी वर्ष शोपा, टेनिसन, एडगर एलन पो, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, अब्राहम लिंकन और चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। यह संयोग भी था कि लिंकन और डार्विन का जन्म एक ही दिन हुआ। लिंकन ने जहां मानव शरीर को गुलामी से मुक्ति दिलाई, वहीं डार्विन ने मानव मस्तिष्क को गुलामी से आजाद किया। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को शूसबरी इंग्लैंड में हुआ। उनके पितामह एरेस्मस डार्विन प्रकृति विज्ञानी, चिकित्सक और कवि। वे जूनोमिया आर द लॉज ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ पुस्तक के रचयिता थे। पिता रॉबर्ट बॉरिंग चिकित्सक थे। चार्ल्स डार्विन की मां का नाम सूजन वेजुड था। चार्ल्स डार्विन के परनाना जोशिया वेजुड विख्यात वेजुड कॉटवीज के संस्थापक थे। चार्ल्स डार्विन की वह जब मात्र 8 वर्ष की ही थी, उन्होंने अपनी मां को खो दिया, किंतु उन्होंने अपने बड़े भाई और 4 बहनों का भरपूर प्यार दिया। चार्ल्स डार्विन को बचपन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। उन्हें डार्विन और वेजुड दोनों परिवारों की स्वस्थ परंपरा विरासत में मिली। इस दृष्टि से वे अत्यंत भाग्यशाली थे। उन्होंने अपने बचपन को गोल्डन चाइल्डहुड कहा। बालक चार्ल्स डार्विन में प्रारंभ से ही प्रत्येक वस्तु के सूक्ष्म निरीक्षण की आदत थी और वे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते थे। बचपन से ही उनके पास सीपियों, पत्थरों, सिक्कों, चिड़ियों, फूलों और विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों का अद्भुत संग्रह। प्रकृति से प्रेम होने के कारण चार्ल्स डार्विन घुमक्कड़ स्वभाव के थे। तंग आकर पिता ने उन्हें एक पारंपरिक शिक्षा संस्थान में डाल दिया, किंतु लैटिन और ग्रीक भाषाओं के प्रति वे आकर्षित न हो सके। परिणाम स्वरूप शिक्षकों और सहपाठियों के उपहास का केंद्र बनकर भी उन्होंने चुपके घर के कोने में अपनी एक निजी प्रयोगशाला बना डाली, जहां वे रसायन शास्त्र और भौतिकी के प्रयोग करते रहते। चार्ल्स डार्विन के स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर सैमुअल बटलर ने चार्ल्स डार्विन को रासायनिक प्रयोगों में समय बर्बाद करने के लिए डांट भी पिलाई थी। 16 वर्ष की वय में चार्ल्स डार्विन को चिकित्सा डॉक्टरी की शिक्षा के लिए एडिनबरा यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिलाया, जहां जब वे यह देखते थे कि रोगियों को बिना बेहोश किए हुए उनकी शल्य क्रिया सर्जरी की जाती है, तो उन्हें घृणा होती। इसी बीच भूगर्भ विज्ञानी रॉबर्ट जेम्सन के संपर्क में आने के बाद से पृथ्वी के इतिहास को जानने समझने में उनकी रुचि में अत्यधिक वृद्धि हुई। चार्ल्स डार्विन के पिता ने जब यह देखा कि चार्ल्स डॉक्टरी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो निराश होकर 1827 में उन्हें धर्म विज्ञान के अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया। प्रारंभ में चार्ल्स ने इंग्लैंड के चर्च की पारंपरिक आस्था में रुचि दिखाई, किंतु यहाँ उन्होंने शिकार, घुड़सवारी, निशानेबाजी और मित्रों के साथ खेल कूद में अधिक रुचि ली। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राकृतिक विज्ञान की डिग्री तो न ले पाए, लेकिन अपने से बड़े चचेरे भाई कीट विज्ञानी विलियम डार्विन की प्रेरणा से तितलियों को एकत्र किया और उनके विषय में काफी जानकारी प्राप्त की। तितलियों के अध्ययन का उनका यह सिलसिला आजीवन चलता रहा। तितलियों को पकड़ने से संबंधित उनके बचपन की एक घटना का उल्लेख करना समीचीन होगा। उन्होंने अपने दोनों हाथों में 2 सुंदर तितलियां पकड़ रखी। इसी बीच उन्हें एक और सुंदर तितली दिखी। फिर क्या था? उन्होंने एक हाथ की तितली को झट से मुंह में रखा और तीसरी तितली पकड़ ली। मुंह में रखी तितली विषैली थी। किसी प्रकार डार्विन की जान बची। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि यह रही कि वे एक वनस्पति विज्ञानी जॉन स्टीवेंस हेंसलो के संपर्क में आए। हेंसलो ने चार्ल्स के
अंदर विज्ञान के विषय में उत्तेजना और चार्ल्स की अपनी क्षमताओं के प्रति विश्वास को प्रोत्साहित किया। चार्ल्स डार्विन ने 1931 में कैम्ब्रिज छोड़ दिया। वे कैनेरी द्वीपों की वैज्ञानिक यात्रा की तैयारी में जुट गए। इस समय उन्होंने हेंसलो के सुझाव पर अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट की यात्रा संबंधी एक पुस्तक पर्सनल नैरेटिव ऑफ ट्रेवल्स टू द इक्विनॉक्शियल रीजन्स ऑफ द न्यू कॉन्टिनेंट का अध्ययन किया। यह पुस्तक दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी भागों की एक यात्रा का विवरण। हेंसलो की संस्कृति के आधार पर चार्ल्स डार्विन ने कैम्ब्रिज के भूगर्भ विज्ञान के उद्वर्डियन प्रोफेसर एडम सेजवी के साथ 3 सप्ताहों तक रहकर नॉर्थ वेल्स में भूविज्ञान संबंधी क्षेत्रीय अध्ययन की यात्रा संपन्न। डॉक्टर हेंसलो की संस्तुति पर अगस्त 1931 में चार्ल्स डार्विन HMS बीगल नामक जलपोत पर अवैज्ञानिक प्रकृति विज्ञानी के रूप में चुन लिए गए। इस जलपोत का कार्य पूर्वी और पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के सागर तटों का सर्वेक्षण और यात्रा जारी रखते हुए प्रशांत महासागर के द्वीपों का सर्वेक्षण भी था। इस जहाज के कैप्टन थे रॉबर्ट फिट्जरॉल्ड। 27 दिसंबर 1831 को चार्ल्स डार्विन बीगल की यात्रा पर प्लाईमाउथ इंग्लैंड से चल। बीगल की यात्रा पर चार्ल्स डार्विन पूरी तरह से तैयार होकर गए। अपने साथ वो अपनी कुछ निजी पुस्तकें भी ले गए। हेंसलो के सुझाव पर चार्ल्स लायल द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी भी अपने साथ ले गए। इस पुस्तक ने चार्ल्स डार्विन को अत्यधिक प्रभावित किया। लायल के अनुसार पिछले लंबे समय से भूचाल, ज्वालामुखी, अपरदन आदि कारकों के मिले जुले प्रभाव से पृथ्वी में निरंतर धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे। इस प्रकार की हैरतअंगेज घटनाएं वर्तमान में भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि यह विचार उस विचार से भिन्न है जो यह मानता रहा है कि पृथ्वी में परिवर्तन थोड़े समय में घटित होने वाली प्रचंड घटनाएं रही, जिनसे पर्वत ऊपर उठ गए और धरती जल प्लावित हो गई। यात्रा के प्रथम सप्ताह में ही चार्ल्स डार्विन ने अपने निजी निरीक्षणों के बाद चार्ल्स लायल के विचारों को स्वीकार कर लिया। बीगल की यात्रा से 5 वर्ष बाद लौटने के पूर्व चार्ल्स डार्विन ने हेंसलो को कई पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने महाद्वीपीय परिवर्तन कॉन्टिनेंटल चेंज संबंधी अपने विचार प्रकट किए थे। हेंसलो चार्ल्स डार्विन के विचारों को प्रकाशित करवाते रहते थे। इस कारण बीगल की 5 वर्ष की यात्रा के बाद जब चार्ल्स डार्विन वापस आए तो उसके पूर्व ही वे अत्यधिक प्रसिद्ध हो चुके थे। हेंसलो का बहुत बड़ा इसमें हाथ था। हेंसलो ने डार्विन को डार्विन महान बनाया। चार्ल्स डार्विन चिड़ियों के पंख, सीपियों, घोघों, पत्थरों और जीवाश्मों के नमूने आदि का विशाल भंडार अपने साथ लाए। 5 वर्ष की कठिन यात्रा के बाद 2 अक्टूबर 1936 को बीगल वापस लौटा। डार्विन ने इस अवधि में अटलांटिक सागर, दक्षिण अमेरिका के समुद्री तटों, ताहिती, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस सहित दक्षिणी प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों की यात्राएं की। इनमें गैलपगोस द्वीप की यात्रा डार्विन के विकासवादी विचारों को आकार देने की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन 5 वर्षों में डार्विन ने प्रकृति के ऐश्वर्य और रहस्यों को देखा परखा। इस यात्रा ने भी डार्विन की जीवनधारा की दिशा निश्चित कर दी। सन 1939 में अपने मामा जोशिया वेजुट द्वितीय की पुत्री एमा वेजुट से डार्विन ने विवाह कर लिया। उनकी पत्नी एमा वेजुट ने डार्विन को गृहस्थी की झंझटों से बचाए रखा। डार्विन ने अपनी पत्नी को बेस्ट वाइफ कहा। पहले लंदन और बाद में केंद्र प्रांत के डाउन हाउस नामक ग्राम निवास में जाकर वे बस गए। प्रारंभ में उन्होंने द्वीपों पर किए गए अध्ययनों पर आधारित कुछ रचनाएं प्रकाशित की, किंतु साथ ही उनका शोध कार्य भी चलता है।
सन 1942 में डार्विन ने प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन की रूपरेखा तैयार कर ली। इस पर मार्कस के लिए पॉपुलेशन का प्रभाव देखा जा सकता है। इस सबसे एक सत्य जो उभर कर सामने आता है वह यह है कि विकासवाद के सिद्धांत के लिए समय अनुकूल हो चुका है। सत्य जो और किसी को नहीं दिखा उसे डार्विन ने देख लिया। 1859 में जब डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई तो उसे पढ़ने के बाद टी.एच. एक्सले ने स्वयं से कहा, ये कोट किया हुआ है, मैं कितना बेवकूफ था कि मैंने इस तरह से पहले क्यों नहीं सोचा। बीच में फिर उसमें छोड़ रहा हूँ।